स्वागत है मेरा आपके YouTube चैनल में। जो आज की वीडियो होने वाली है वो हमारी होने वाली है कि किस तरीके से 15वीं से 17वीं शताब्दी का काल से जो पहले काल है वो डार्क एज के रूप में कंसिडर्ड किया जाता था और किस तरीके से इस वाले काल के अंदर जो आज की दौड़ती भागती जो ज़िंदगी है उसका माइंडसेट चेंज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसके अंदर चर्च एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है, इसके बारे में भी हम जानते हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो हम स्टार्टिंग होती है इसकी चर्च से। तो 15वीं शताब्दी से पहले का काल डार्क एज किया जाता था, कंसिडर्ड किया जाता था, क्योंकि उस समय चर्च का बहुत ही ज़्यादा बोलबाला था। चर्च को ही जस्टिफिकेशन और सुप्रीम अथॉरिटी माना जाता था यूरोप के अंदर, और सारे के सारे लॉ और रेगुलेशन डिटरमाइन करने की पूरी अथॉरिटी चर्च के हाथ में थी। तो चर्च ने बहुत सारे अपने नियम और कानून बनाए, जिनमें से एक था उनका जियोसेंट्रिज्म का कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कहा गया कि जो हमारे सन है वो सेंटर है, वो सन सेंटर ना होकर हमारी गैलेक्सी का सेंटर अर्थ है। और यही वाला इसका कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे यूरोप में माना जाता था उस टाइम पे। और चर्च के इसी अन्याय के कारण उस वाले काल को डार्क एज किया गया। लेकिन 15वीं शताब्दी के बाद से जब लोगों में इंटेलेक्चुअलिटी का डेवलपमेंट हुआ तो उस टाइम पे इस वाले काल को पूर्ण जागरण काल और हम कह सकते हैं रेनेसेंस पीरियड और साइंटिफिक रेवोल्यूशन के रूप में कहा गया। जैसे जैसे समय बीता गया वैसे वैसे नए लोगों का प्रादुर्भाव होता गया। तो इसमें जो महत्वपूर्ण स्कॉलर थे उनमें से बहुत सारे स्कॉलर हुए, जिनमें कि कोपरनिकस भी थे। तो कोपरनिकस ने इसको उभारने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोपरनिकस एक एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने हीलियोसेंट्रिज्म का कॉन्सेप्ट प्रमोट किया, जो जियोसेंट्रिज्म से बिल्कुल अलग था, जिसे आगे फैलाने का काम वो जोहानस गुटेनबर्ग ने अपनी प्रिंटिंग प्रेस में छपी बुकों से करा गया। इस वाले कॉन्सेप्ट में कहा गया कि जो हमारी गैलेक्सी का सेंटर है वो सन है, ना कि अर्थ, जिससे कि जियोसेंट्रिज्म का कॉन्सेप्ट कहा गया। उनका मानना था कि जो हमारी सन है, सन सेंटर है, और अर्थ और बाकी अन्य ग्रह जो सन का रिवॉल्व करते हैं उसके ऑर्बिट के अंदर। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो एक नया कॉन्सेप्ट था जो कि अलग था, लेकिन उन्होंने इसे पब्लिश नहीं किया क्योंकि चर्च उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सुप्रीम अथॉरिटी मानी जाती थी। और फिर आगे जाके गैलीलियो गैलीली ने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया गया जिसमें बताया गया है कि हमारी गैलेक्सी के अंदर बस एक ही चांद नहीं है, बहुत सारे चांद हैं, जिनमें से कि सैटर्न के पास उन्होंने 4 मून ऐसे खोजे जो कि एक नए मून थे। और उन्होंने अपने बनाए गए टेलीस्कोप के थ्रू भी जो कोपरनिकस की थ्योरी थी हीलियोसेंट्रिज्म की, उसको ट्रू साबित किया गया। तो इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे स्कॉलर हुए जिसमें से कि न्यूटन भी एक ही थे उसी समय के, और भी कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हुए जिन्होंने कि उनके विचारों को पढ़ा और उनको जाना। अब प्रिंटिंग प्रेस से इन्वेंशन के कारण स्टूडेंट अपने टीचर की नॉलेज पे ही, जो उनकी सीमित नॉलेज थी, उस पर डिपेंड नहीं था। वो अपनी नॉलेज को भी अपनी प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू अपनी छपवा के फैला सकते थे। तो हीलियोसेंट्रिज्म का कॉन्सेप्ट एक नया कॉन्सेप्ट था जिसने कि सोसाइटी को एक नया आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे कि हम देख सकते हैं। और इसी हीलियोसेंट्रिज्म के कॉन्सेप्ट को आज तक हम फॉलो करते आए हैं। और उस टाइम पे ऐसा माना जाता था कि जो भी चर्च की अथॉरिटी के उसके लॉ और रेगुलेशन के अगेंस्ट गया, जिसमें कि गैलीलियो गैलीली भी थे, जिन्होंने कि उसके लॉ और कानूनों को नहीं माना। उन्होंने उसके जो कोपरनिकस के जो उनसे लॉ थे उनको साबित किया कि वो सही थे, और उन्होंने बाद में उनको पनिश भी किया गया, जैसे कि हम देख सकते हैं। तो उस टाइम पे जो हम देखते हैं कि 15वीं से पहले का काल 15वीं शताब्दी से डार्क एज के रूप में इसलिए माना जाता है क्योंकि सुप्रीमेसी ऑफ चर्च। तो इसी सुप्रीमेसी ऑफ चर्च के ऊपर हम देखते हैं कि चर्च ने किस तरीके से लोगों को अपनी बंधुता और दबाव देके किस तरीके से अपनी अथॉरिटी को उसने सुप्रीम बनाए रखा है इतने सालों तक। और इस वाली सेंचुरी के बाद से हम उसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो अलग बात है, लेकिन हम साइंटिफिक रेवोल्यूशन और रेनेसेंस पीरियड के रूप में कंसीडर करते हैं। ऐसी और वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, टाटा, मिलते हैं एक नई वीडियो में।